हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6.6 और 7, जिसमें भारत की मिट्टी और कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। मिट्टियाँ भारतीय किसान की अमूल्य संपदा है। इस पर देश की संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। नॉर्मल चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडियोलॉजी, मृदा विज्ञान कहते हैं। मृदा विज्ञान नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि आपका जो उत्तर होगा सवाल में ही मिल जाएगा। तो मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? पेडियोलॉजी, ये पूछेगा आपको, ऑप्शन में दिया हो रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मृदा जनन यानी पेडियोजेनेसिस एक जटिल एवं निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान से देखिएगा, सभी चैप्टर 1 बाय 1 करके कंप्लीट कराया जा रहा है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ मिस हुआ है तो। देखिए, मृदा का वर्गीकरण जो है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में देश में कुल 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। ये प्रमुख मिट्टी किधर कितना है आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए, सबसे ज़्यादा इंडिया में जलोढ़ मृदा है, जो लगभग 43.40% भाग में फैला हुआ है। उसके बाद काली मिट्टी और फिर लाल मृदा, उसके बाद लैटेराइट। ठीक है, सबसे कम आपका हिम क्षेत्र है 1.2% एरिया में। भूसर और भूरी मृदा लगभग न के बराबर है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? एलुवाइबल सॉइल, इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको सिर्फ इंग्लिश ही पूछ देगा। देखिए, जलोढ़ मिट्टी विशाल मैदान, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियाँ एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। एरिया याद रखिए, अगर पूछ दे कि इन क्षेत्र में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है तो क्या आंसर होगा? जलोढ़ होगा। तो इसलिए कौन सा मिट्टी किस एरिया में है उसको आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह मिट्टी नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी कैसे बना है? नदी के द्वारा अपरदित पदार्थों से बना हुआ है। बाढ़ के मैदान की कांप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। याद रखिए, ये पूछता है कभी कभी, खादर मिट्टी क्या कहते हैं? बाढ़ के मैदान की काप का एरिया को। यहाँ पुरानी खाप जो अपरदन से अप्रभावित होती है उसको बांगर कहा जाता है। तो अगर नया काप है खादर होगा, पुराना खाप है तो क्या कहेंगे? काप, तो उसको बांगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जो है पोटास, कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की प्राधीनता प्रचुरता होती है तो होगा पोटास और कैल्शियम। कमी किस चीज़ का होगा? नाइट्रोजन का, ह्यूमस का। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती, गेहूँ, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि जो है काफ़ी अच्छा होता है और उसके लिए यह खेती उत्तम माना जाता है। दूसरा मिट्टी काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का विकास महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से हुआ है। देखिए, इन्हें स्थानीय रूप से रेगर या काली कपास मिट्टी की मिट्टी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। ये मिट्टियाँ लौह तत्व, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है। ठीक है, काली मिट्टी में क्या क्या होता है? कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। देखिए, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उर्वरता वाला होता है, उपजाऊ होता है और इस मिट्टी में कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाज, अलसी आदि की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी अच्छा है। तीसरा मिट्टी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। यह मिट्टी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, देखिए कर्नाटक और यहाँ पे महाराष्ट्र पूछता है कई बार, के अलावा उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्र में लाल मिट्टी पाया जाता है। ये ग्रेनाइट एवं निश चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बना हुआ है। पूछता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका लाल रंग होने का कारण है कि इसमें लोहे की ऑक्साइड की मौजूदगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाल मिट्टी में लौह तत्व एल्युमिनियम अधिक होता है, परंतु जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ये अत्यधिक निश्चलित यानी लिच्ड मिट्टियां हैं। यह बाजरा जैसी खाद्यान्न फसलों के लिए जो है उपयोगी है। चौथा मिट्टी देखिए, लेटराइट मिट्टी। भारत में यह मिट्टी मेघालय पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्र में पाया जाता है। इसका स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है, भीगने पर यह कोमल और सूखने पर कठोर होता है। ये मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टियाँ लोहा और एल्युमिनियम से समृद्ध है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, चूना और जैविक पदार्थों की कमी होती है। देखिए, लेटराइट की उर्वरता काफ़ी कम होता है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इसमें काजू आदि फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। पांचवा मिट्टी देखिए, पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। यह मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में क्या क्या होता है, तो जीवाश्म की अधिकता होती है काफ़ी ज़्यादा, और पोटास, फास्फोरस और चूना की कमी पाई जाती है। इसमें पर्वतीय मिट्टियों में चाय, कहवा, मसाला एवं फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। छठा मिट्टी देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। पता होगा आपको, डेजर्ट जो है मेनली राजस्थान, सौराष्ट्र यानी गुजरात का इलाका, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में यह मिट्टी पाया जाता है। ये बजरी युक्त मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी तथा कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है। इसमें देखिए, तो इसमें केवल मिलेट, बाजरा, ज्वार और मोटे अनाज ही उगाए जा सकते हैं। सातवां मिट्टी देखिए, पीट एवं दलदली मृदा। ठीक है, पीट और मार्शी सॉइल बोला जाता है दलदली मृदा को। तो यह मृदा वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्र में, यानी जहाँ पे बरसात के मौसम में पानी से डूबा हुआ जो मैदान होता है, इलाका होता है मिट्टी का, वहाँ पे मौजूद होता है। ये मिट्टी आपका काली, भारी एवं अत्यधिक अम्लीय होती है तथा धान की खेती के लिए यह दलदली मिट्टी जो है उपयुक्त होता है। दलदली मिट्टी कहाँ पर मिलते हैं, तो यह जगह केरल के एरिया में। आठवां देखिए, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। लवणीय हो गया सेलिन और क्षारीय हो गया अल्कलीन सॉइल। देखिए, इस तरह की मिट्टियाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती है। यह रेह, कल्लर, ऊसर, राथड़, थूर, चौपन आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी को ही रेह आप नाम सुने होंगे, ऊसड़ भी आप सुने होंगे, तो इन सभी नामों से जाना जाता है। इसमें केवल चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि को उपजाया जा सकता है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, और यहाँ का 50% से ज़्यादा यानी 55% जनसंख्या के आसपास आजीविका के लिए पूर्णतः जो है कृषि पर ही निर्भर है। देखिए, भारत में भूमि का उपयोग किस तरह से किया हुआ है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 328.73 मिलियन हेक्टेयर में से 305.81 मिलियन हेक्टेयर यानी 92.86% आपको याद रखना है, 92.86% क्षेत्रफल जो है हमारे देश का वह भूमि उपयोग माना गया है लगभग। इसमें देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन जो है 22.89% एरिया पर है। उसके अलावा गैर कृषि उपयोग ये अलग अलग है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुल बोया गया क्षेत्र 46.04% और वन छावन 22.89% है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के बारे में पढ़िए। तो केंद्र सरकार ने इस नीति की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इसमें अगले 2 दशक के लिए कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस कृषि नीति का वर्णन इंद्रधनुष क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन के रूप में किया गया है। अगर पूछ दे रेनबो रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ, हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि नीति 2020 से जुड़ा हुआ है।
ये जो आप स्लाइड अभी देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछता है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये जगह खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध, पीली क्रांति तिलहन से, लाल क्रांति मांस टमाटर के उत्पादन से, गुलाबी यानी पिंक तो यह झींगा उत्पादन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा से। नेक्स्ट देखिए गोल क्रांति, तो यह आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा मुर्गी उत्पादन। सुनहरी यानी गोल्डन क्रांति तो यह फल उत्पादन को माना गया है। ग्रे क्रांति उर्वरक क्रांति से जुड़ा हुआ है। खाद्यान्न श्रृंखला यानी फूड चेन क्रांति तो यह खाद्यान्न सब्जी फल को सड़ने से जो बचाने की क्रांति है, प्रोसेस है बोल सकते हैं, उसको हम फूड चेन यानी ग्रे क्रांति के नाम से उसको हम खाद्यान्न श्रृंखला के नाम से जानेंगे। लास्ट देखिए ब्लैक क्रांति, कृष्ण क्रांति या कृष्ण आप बोल सकते हैं, कृष्ण क्रांति है, ठीक है, कृष्ण क्रांति जो यह है पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। देखिए भारत में क्रियात्मक भूमि जोत के बारे में। भारत में अधिकांश कृषि जोत सीमांत प्रकार की है, जो इस प्रकार से है। जोत का प्रकार और आकार देखिए, तो सीमांत जोत कहा जाता है 1 हेक्टेयर से कम, यानी मैक्सिमम जो कृषक हैं वो सीमांत जोत वाले हैं। लघु जोत वाले 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, मध्यम जोत 2 से 10 और बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक जिनका जमीन है उसको माना गया है। नेक्स्ट देखिए हरित क्रांति, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है हमेशा, ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड ने सर्वप्रथम 1960 में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। भारत में हरित क्रांति का आशय कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीक एवं खेती की विधियों को आधुनिक विधियों द्वारा परिवर्तित करने से। हरित क्रांति का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा फार्मिंग का नियम था, कृषि का हमारा पारंपरिक पद्धति था, उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पे आधारित करना। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1970 में जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। बार बार प्रश्न पूछता है हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 में नोबेल शांति प्राइज भी दिया गया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में 1966 में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती से शुरू हुआ था। उसमें उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक एवं सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट देखिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित कृषि जलवायु प्रदेश। योजना आयोग एवं कृषि मंत्रालय ने देश को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। कौन कौन? देखिए पहला है पश्चिमी हिमालय प्रदेश, तो इसमें आता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय प्रदेश में सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान से देखते चलिए। सतलज यमुना मैदानी क्षेत्र, तो इसमें देखिए इसका अगर PDF आपको चाहिए कंप्लीट बुक का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जा करके फाइल्स में आप सर्च करके खोज सकते हैं। देखिए तीसरा सतलज यमुना मैदान, तो ये पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हुआ। गंगा का ऊपरी मैदान, इसमें बांटा गया आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरिद्वार जिला, उत्तराखंड का हरिद्वार जिला। मध्य गंगा का मैदान जो कि इंपॉर्टेंट है बिहार के परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का इलाका। छठा देखिए गंगा का निचला मैदान, तो इसमें ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिम बंगाल यानी दार्जिलिंग को छोड़ करके और पूर्वी बिहार का इलाका। पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में आता है छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड का एरिया। अरावली, मालवा उच्च भूमि का क्षेत्र में देखिए किसको किसको रखा गया, तो नागपुर का पठार, महाभारत का पठार, विंध्याचल पठार, छत्तीसगढ़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार और बस्तर, ये सभी के सभी को अरावली मालवा उच्च भूमि क्षेत्र में रखा गया है नीति आयोग के द्वारा। महाराष्ट्र के पठार में देखिए तो दक्कन का पठार आ जाता है। दक्कन का भीतरी प्रदेश में कौन कौन है, तो कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु के उच्च भूमि, ये सभी एरिया हुआ। 11 पूर्व तटीय मैदान में देखिए कोरोमंडल हो गया, उत्कल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया,
बरहमा देखिए पश्चिमी तट, तो इसमें आपका आता है कोंकण, कर्नाटक और मालवार तट। 13वां गुजरात के मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र का एरिया, तो कच्छ हो गया, कठियावाड़, सौराष्ट्र, संकरा, ये सभी के सभी गुजरात के मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र में नीति आयोग के द्वारा बांटा गया है। देखिए अब प्रश्न पूछ आएगा यहाँ पे कि क्यों आखिर बांटा आपके मन में, तो इसका है कि एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए और वहाँ के आप बोल सकते हैं कृषि का जो मैनेजमेंट है उसकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने इसको अलग अलग क्षेत्र में बांटा। 14वां क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र, तो इसमें उत्तरी गुजरात, थार भूमि, अरावली का एवं पूर्वी अर्धशुष्क प्रदेश, हरियाणा और सीमांत भाग आता है। लास्ट देखिए द्वीपीय प्रदेश, तो इसमें लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। आगे देखिए कर्तन दहन प्रणाली, ये क्या होता है देखिए, तो किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य खाद्य फसलें उगाता है और इसको कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न यानी साफ करके और जो भी फालतू चीज़ है उसको हटा करके खाद उपजाना को ही कर्तन दहन प्रणाली कहता है। देखिए मध्य प्रदेश में उसको बेबरदाहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू पोंडा, उड़ीसा ये पश्चिमी घाट कुमारी, हिमालय क्षेत्र खील, झारखंड कुरुबा, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वी प्रदेश में झूम की खेती कहा जाता है, उसी को सेम का ही अलग अलग नाम दिया हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं विश्व में, देखिए उसी को जो पीछे हमने पढ़ा कि जला करके साफ करके खेती जो करते हैं उसी को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नेम से जाना जाता है। पीछे हमने भारत के विभिन्न राज्यों में देखा, ये देखिए दुनिया में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा उसको कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मोसले नाम से जाना जाता है उसको, इंडोनेशिया में लदांग, वियतनाम में रे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग देशों में उसका नाम हो गया झूम की खेती का। देखिए अब फसल के प्रकार इंडिया में, तो भारत में फसल के 3 प्रकार हैं। फसल के प्रकार देखिए, तो ये खरीफ का बुआई जुलाई में किया जाता है और कटाई अक्टूबर में। रबी का बुआई अक्टूबर और कटाई अप्रैल में, और जायद का मार्च में बुआई होती है और जून में कटाई होती है। नेक्स्ट देखिए कृषि फसलें, देखिए भारत उष्ण और समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है और भारत की फसलें जो है इस प्रकार है। खाद्यान्न फसल में आता है चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, दाल, ये सभी की सभी खाद्यान्न फसलें हो गई। पेय पदार्थ में चाय, कहवा, तंबाकू ये सभी हो गया। व्यावसायिक एवं नकदी फसल में कौन कौन आता है, तो गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ये सभी के सभी व्यावसायिक और नकदी फसल में आते हैं। रेशेदार पौधे, तो ये हो गए कपास, जूट, सन और पटुआ के अलावा मेस्ता रेशेदार पौधों में आता है। अब देखिए खाद्यान्न फसल चावल, तो इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा शीर्ष उत्पादक कौन है, पश्चिम बंगाल है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश आता है। चावल के लिए 24 डिग्री एवरेज टेम्परेचर चाहिए, वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक चाहिए। दोमट मिट्टी में चावल अच्छा होता है। चावल के किस्में इसको याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी, IR20, जया, पूसा, कावेरी, IET 1136 और 1039 ये सभी किस चीज़ के किस्में हैं, चावल के किस्में यानी धान के किस्में। गेहूं का देखिए तो शीर्ष उत्पादक राज्य गेहूं का उत्तर प्रदेश है और उसके बाद पंजाब आता है। काप की मिट्टी में गेहूं का पैदावार अच्छा होता है। सोनालिका हो गया, कल्याण, सोना, छोटी, लरमा, सरवती, सोनेरा, सोना 227 ये सभी के सभी गेहूं की किस्में हैं। तीसरा देखिए ज्वार, तो ज्वार का शीर्ष उत्पादक कर्नाटक है, याद रखिएगा। ज्वार के देखिए किस्म तो काली, चिक्यूत तो आपका काली चिक्यूत दोमट मिट्टी में ज्वार की खेती अच्छा होता है। फर्स्ट पोजीशन कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश से। चौथा देखिए बाजरा, तो बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन हरियाणा में किया जाता है। यह बलुई, दोमट, छिछली काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। पांचवा देखिए मक्का का शीर्ष उत्पादक आंध्र प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र है। जौ देखिए, तो जौ राजस्थानी का, और प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले हड़प्पा काल में जो है किस चीज़ की खेती हुई थी, तो वो जौ का ही हुआ था, उस भी बार बार पूछता है।
नेक्स्ट देखिए चना यानी ग्राम, इसका शीर्ष उत्पादक मध्य प्रदेश है। ठीक है। अरहर के देखिए, तो अरहर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है, फिर कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश से। दूसरा देखिए बागवानी फसलें, पहला हमने देखा था खाद्यान्न फसल, तो बागवानी फसल में आता है चाय। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन आसाम में किया जाता है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु। दूसरा देखिए कहवा, तो कहवा की खेती सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, फिर आसाम में और फिर तमिलनाडु में है। प्राकृतिक रबर देखिए, तो यह सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। तीसरा देखिए नकदी फसल के बारे में, नकदी फसल कौन कौन, तो सबसे पहले तो गन्ना हो गया, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका में। दूसरा नकदी फसल आता है कपास, तो यह सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर महाराष्ट्र और फिर आंध्र प्रदेश में। प्रभानी, गारोनी, कंपटा, बूडी, ये सभी के सभी कपास की किस्में हैं। तीसरा देखिए पटसन, तो यह सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है और उसके बाद बिहार और फिर असम में होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर दोनों हमारा समाप्त हो गया। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखा हूँ हमारे 70% जो स्टूडेंट्स हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ कमी रही तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ फ्रेंड्स लोग कमेंट करते हैं कि लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए, तो ये जो बुक है हम चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं, जो ज़्यादा छोटा होगा उसको कंबाइंड कर देंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाकर के 1 बाय 1 आप कंटिन्यू देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक ही हमारे लिए, आप गुरु दक्षिणा बोलिए, फ़ी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपका लाइक ही, आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है। एक एक करके वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।